समय FIR कराना था जाकर करा देते, उस समय उनके पास था ही नहीं कुछ। तो एक ब्रेक आया, काफी दिनों लंबा ब्रेक आया, फिर दोबारा आए तो बड़ी तैयारी के साथ आए और लड़कियां लेकर के आई, और लड़की नहीं मिली तो अपनी पत्नी लेकर के आ गए। जब लड़की नहीं मिली तो अपनी पत्नी लेकर के आ गए, अपनी साली लेकर के आ गए। जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आज आप जाकर के हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है। साहब उनको कोई बुलाता नहीं है, फॉलोअर्स घट गए। जाते थे तो 5 लाख की विदाई होती थी उनकी, आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं। इस्लाम बढ़ा कैसे? क्योंकि मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिया था, इसीलिए इस्लाम आज जो 57 देशों में है, ये केवल तलवार के बल पर नहीं है। मेरे पिताजी दूध लेकर के रोज यहां से जाते थे। एक रोज वो साइकिल पर टांग करके, मेरे पिताजी से कभी कार से नहीं चले, वो अंत तक साइकिल से ही चले। अच्छा। मेरे पिताजी दूध लेकर के जा रहे थे और किसी दरोगा ने उनको दूधिया समझ करके इसी नवाबगंज पर रोक लिया। अच्छा। दूधिया समझ करके रोक लिया और हमारे पिताजी चले गए। तब तक किसी सिपाही ने कहा कि सांसद जी के पिताजी। अच्छा। कि आने वाले समय में यदि किसी गांव में राजा का लड़का जाए तो लोग कहें कि राजा का लड़का आया था, तो कौन सा काम मैं करूं कि लोग अपने आप बोलें कि नेताजी का लड़का आया था। और मैं लखनऊ पहुंचा और उसी दिन टिकट भी, चुनाव डिक्लेयर हुआ, मेरा टिकट भी डिक्लेयर हुआ, तो उसी बस पर मैंने लिखा दिया हनुमान रथ। अच्छा। कि आप गांव में जाएं और छोटे बच्चे, तुतलाने वाले बच्चे, मतदाता नहीं, अगर आपके साथ लग गए तो आप ये मान लीजिएगा कि आप चुनाव नहीं हार सकते, क्योंकि वो बच्चे परिवार की बात सुनते हैं, वो बच्चे समाज में जो चर्चा होती है उसको सुनते हैं, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सबसे निष्पक्ष ओपिनियन कोई राजनीति में बनाता है तो बच्चे बनाते हैं, यूथ बनाता है। अटल जी, अशोक सिंघल, पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरे संत महात्मा, किसी ने टिकट मांगा ही नहीं और मैंने भी मांगा नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, केवल बातचीत के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, फाइनल कर दिया। जैसे कंस के समझ में आ गया था कि कृष्ण मेरा नुकसान करेगा, वैसे राजा मणिकापुर को समझ में आ गया था कि ये लड़का मेरा नुकसान करेगा या यही परिवार मेरा नुकसान कर सकता है। तो जैसे कंस की दृष्टि जो है कृष्ण पर थी, वैसे राजा की दृष्टि मेरे परिवार पर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आप मेरे साथ बैठे इन व्यक्ति को बखूबी जानते होंगे। कोई इन्हें कुश्ती संघ के संबंधों से जानता है, कोई इनको सांसद के रूप में जानता है, कोई इनको कई बार के सांसद मंझे हुए राजनेता के रूप में जानता है, कोई उनको शिक्षाविद के रूप में जानता है, जिसके शिक्षण संस्थानों से हजारों लाखों की संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोई इन्हें बाहुबली के रूप में जानता है। लेकिन बहुत सारी कहानियां बृजभूषण शरण सिंह की ऐसी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी कुछ कहानियां सांसद जी के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस इंटरव्यू। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है गोंडा पोस्ट को। सांसद जी, अभी शुरुआत में सबसे पहले ये करूंगा कि आपका कहीं पे एक स्टेटमेंट आया था कि मैं 8वीं में 3 बार फेल हुआ था। हाँ, ये सत्यता है? सत्यता है। और क्या वही एक अवसर था कि पढ़ाई में फेल हुए थे, उसके अलावा? नहीं, वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था जी। जिस स्थान पर आप बैठे हैं जी। यही मेरी जन्मभूमि है। ये मेरी जन्मभूमि है और उस स्थान पर एक नीम का पेड़ होता था। तो मेरी संगत कह लीजिए कुछ बिगड़ गई थी या कुछ परिस्थिति ऐसी थी, पढ़ाई में मन नहीं लगा? नहीं, परिस्थिति ऐसी थी। मैं अपने जन्मभूमि पर बैठ करके कह रहा हूं, उस समय गांव में लैट्रिन और पाखाने नहीं होते थे। मेरे गांव की ये स्थिति थी कि सुबह जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता था। ये माहौल था गांव में, इतना तनाव था गांव में, इतना झगड़े थे और पूरा गांव एक तरीके से पढ़ाई लिखाई से दूर था। मेरी उम्र का कोई भी बच्चा मेरे गांव में नहीं है जिसके ऊपर कोई ना कोई केस ना लगा हो। और क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय हमारी, आप मान कर चलिए 14 वर्ष, 15 वर्ष। और आपके कहने के अनुसार कि मतलब तमाम जो नवयुवक थे सबके ऊपर कुछ ना कुछ, सबके ऊपर ऐसा माहौल था, गांव का ऐसा माहौल बना दिया गया था। अब इसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा।
पृष्ठभूमि में जाना ये पड़ेगा। पृष्ठभूमि में बाद में जाएंगे सांसद जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हाँ, हूँ। जी। मैं लोगों को चाहता हूँ कि आपके बारे में जी जी। अच्छे से जाने, और शुरू करेंगे आपकी प्राथमिक शिक्षा से। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? क्या यही स्थान था जहाँ प्राथमिक शिक्षा हुई? उसके ये बारे में इसी गांव में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। प्राथमिक शिक्षा तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जी। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बाद एक बैग मेरे गांव का माहौल बहुत ही खराब हो गया और आपस में बातचीत बंद हो गई। सुबह शाम कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था और उसमें हम नहीं डिस्टर्ब हुए, मेरा पूरा गांव डिस्टर्ब हो गया। यहाँ तक कि बाहर निकलना भी बहुत दिक्कत थी। और उसी समय की बात है जब मैं कहता हूँ कक्षा 8 में, जी। तो माहौल ऐसा था, कक्षा 8 में मैं 2 बार लगातार फेल हो गया। तीसरी बार मैं पास हुआ, लेकिन नकल के सहारे पास हुआ। अच्छा। देखिए, सच्चाई कभी छिपाना नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन मुझे रिजल्ट मिला, उस दिन इसी स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से बात की, और बात की कि दिक्कत कहाँ है, क्यों ऐसा हुआ। फिर हमने कहा नहीं, अब तुरंत गांव छोड़ना है। ये आपने तब डिसाइड कर लिया? हाँ, उसी दिन कक्षा 8 का जब हमें रिजल्ट मिला, तो उसी रात को जिंदगी में पहली बार मेरी बात हुई मुझसे। मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो मैंने पहली बार अपने आप से बात की, और अपने आप से बात करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, आगे नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपने अगल बगल देखा, तो मैंने पहली शर्त लगाई कि मुझे गांव छोड़ देना है, और सुबह मैंने गांव छोड़ दिया। माता पिता से कुछ डिस्कशन कर लिया, सुबह उसके डिस्कशन कर लिया, परिवार वाले सहमत हो गए। हमारे मामा संजोग से आए थे, वो गन्ना विभाग में कर्मचारी थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जहाँ पर सर्विस करते हैं कोई स्कूल है? उन्होंने कहा है, और मैं उसी दिन सुबह गांव छोड़कर चला गया और चौरी चौरा में महाजन इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। किस कक्षा में? 9वीं में। 9वीं में। और फिर मैंने पलट करके नहीं देखा। हाई स्कूल इंटर में मैं 8 साइड का सबसे अच्छा विद्यार्थी था, उसी विद्यालय में? हाँ, सबसे अच्छा विद्यार्थी था। मैं इसलिए बोलता हूं, उस बात को इसलिए बोलता हूं, कुछ मीडिया वालों ने मेरी आलोचना भी की, चलिए, लेकिन मैं उस चीज को बोलता हूं कि कौन गलती नहीं किया है। गलती सबसे होती है। तुलसीदास जी की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, गलती तो सबसे होती है। गांधी जी की पढ़ लीजिए, सबसे होती है। लेकिन मैंने पहली बार अपनी समीक्षा की, और यही मैं बच्चों को बोलता हूं, बेटा अपने आप से बात करो, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी कमी के बारे में अपने आप से बात करो। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उस रात अगर मैंने अपने आप से बात ना की होती, तो शायद आज मैं सांसद बन करके यहाँ पर मौजूद ना होता। आगे के शिक्षण की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद आपने उसी विद्यालय से फिर इंटरमीडिएट किया? उसी विद्यालय से। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? 8 साइड के विद्यार्थी। 8 साइड के विद्यार्थी थे। फिर ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? ग्रेजुएशन में मैं आया, मैंने, चूंकि राजनीति का कीड़ा थोड़ा थोड़ा मेरे मन में था। कब आया पहली बार ये कीड़ा? ये तो मेरा जब घर गिराया गया तभी आ गया था। अच्छा। यहीं बैठे हैं आप, यही मेरा घर गिराया गया था। किस सन की बात है? जब 74 में गिराया गया था। 74 में गिराया था। और जिस घर पर अभी आप बैठे थे, 64 में मेरा खनगा गिराया गया था, और 74 में मेरा घर गिराया गया था। तो मैं उसी समय सोच लिया, क्योंकि मेरा घर जो गिराया गया था, और हम लोग ये जस्ट अभी वो मकान बाकी है बाउंड्री वाल के बगल में जी, एक दलित सोमई कोरी का वो घर है, वहीं बैठ करके हम लोग रो रहे थे और अपने घर गिराए जाने का तमाशा देख रहे थे। हम लोग में कौन कौन? पूरा परिवार, माता पिता चाचा सब वहीं तमाशबीन थे, और यहीं घर गिराया जा रहा था। आप कितने भाई बहन? अब भाई बहन उस समय तो 3 थे। तो घर गिराया जा रहा था, और आप ताज्जुब करेंगे कि 1 बजे पुलिस आई। नवाबगंज की दूरी 4 किलोमीटर है। 1 बजे पुलिस आई, और पुलिस ने सबसे पहले हम लोगों को अरेस्ट किया। कोई लगेगा, किसी को लगेगा मैं बड़बोलापन कर रहा हूं, नहीं, सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे पिता को, मेरे बड़े दादा को, ज्यादातर लोग, जो लोग भी बैठे थे, सबसे पहले हमें अरेस्ट किया गया। बाद में उन लोगों को, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया।
और 307, 395, 397 डकैती और मतलब ये 307 मतलब जान मारने का प्रयास, ये मुकदमा लिखा गया। आपके ऊपर भी लिखा गया। मैं जेल गया, 7 दिन जेल रहा। मैं पहला आदमी हूं कि अपना घर, उस समय आप कह सकते हैं कि 16-17 रही होगी। तो जब ये 16-17 की आयु, इस वर्ष की आयु में जो आपके साथ हुआ, कोई आपराधिक इतिहास नहीं, कोई इतिहास, अपराध से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब पढ़ने नहीं, वाला बच्चा, कोई मतलब नहीं। उस नवयुवक, उस छोटे बच्चे 16-17 साल के ब्रिजभूषण के मन में तब क्या चल रहा है? तब मैंने समीक्षा शुरू की, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो लोग थे घर गिराने वाले, मेरे ही परिवार के लोग थे, मेरे ही गांव के थे, मेरे ही पट्टीदार थे, लेकिन मनिकापुर राजा आनंद सिंह ने पार्टी बंदी करा दी थी। और इसलिए करा दी थी, 1952 में मेरे बाबा इस होंडा सदर के पहले विधायक रह चुके हैं। 52 में विधायक बने, 54 में उनकी मृत्यु हो गई, और वो भी उनकी नीतियों का विरोध करते थे। महाराजाओं की जो नीति होती है, आपके बाबा विरोध करते थे, और 54 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे कंस के समझ में आ गया था कि कृष्ण मेरा नुकसान करेगा, वैसे राजा मनिकापुर को समझ में आ गया था कि ये लड़का मेरा नुकसान करेगा, या यही परिवार मेरा नुकसान कर सकता है। तो जैसे कंस की दृष्टि जो है कृष्ण पर थी, वैसे राजा की दृष्टि मेरे परिवार पर थी। क्या ये सब जो दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जो भी आपके परिवार के विरुद्ध हो रहा था, जब आपकी गिरफ्तार हुई, उससे पहले इन सब का ज्ञान, इन सब का आभास था आपको? आभास तो गांव का माहौल मैंने बताया बहुत खराब हो चुका था, और गांव के माहौल में एक सज्जन थे जिनका ये सटा हुआ घर है, वही उन्हीं को राजा ने फोड़ लिया। एक आदमी को फोड़ लिया, जैसे लंका में विभीषण फोड़ लिया, और फिर विभीषण की तरह जो है मतलब उनका इस्तेमाल किया, और पूरे गांव में ग्रुपबाजी करा दी, पार्टी बंदी करा दी। ठीक है, दुख नहीं हुआ जब गिरफ्तारी हुई, आपको जेल जाना किसको पड़ा? दुख नहीं होगा? आप छोटे बच्चे हैं, किसको दुख नहीं होगा? और मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, रघुराज प्रसाद उपाध्याय और जहां के आप रहने वाले हैं बंसी फूफा, 2 आदमी जेल में दूसरे दिन मुलाकात करने गए थे, और दीप नारायण पांडे जी ने मेरी जमानत कराई थी। 7 दिन में जमानत हुई थी, और जेल से निकलते ही मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। विरोध करने के लिए, जो आपके ऊपर हो रहा था उसका विरोध करने के लिए, वो कारण था कि आपके मन में ये पहली बार राजनीतिक कीड़ा आया कि मुझे राजनीति में जाना है। अगर परिवार को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, तो राजनीति में ही जाना पड़ेगा। सो कट टू योर ग्रेजुएशन। जब आप ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन आपने किन विषयों से की, क्या ग्रेजुएशन करी, और ये राजनीतिक सफर की शुरुआत क्या ग्रेजुएशन के दिनों से हुई? फिर मैं आर्ट साइड का विद्यार्थी था, आर्ट साइड ही मेरा सब्जेक्ट था, और फिर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा वहां पर। कहां पर? साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, और चूंकि मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मेरा एक सिद्धांत था कि गरीब और शरीफ से कभी मत टकराओ। मैं गुरजनों का आदर करता था, और कुछ गलत काम करने वालों का विरोध भी करता था, जिससे मुझे बहुत प्रबल समर्थन मिला। और पहली बार में ही मैं 89 में इमरजेंसी समाप्त हुई थी, उसके बाद चुनाव हुआ, और पहली बार में छात्र संघ का महामंत्री चुना गया बहुत अच्छे मतों से। और फिर जिसको मैंने पैनल बनाया था, पूरा पैनल हमारा अध्यक्ष का जीता, पूरा मतलब छात्र संघ की राजनीति एक कह लीजिए कि एक प्रभावी नेता के रूप में हम वहां पर आ गए, और उसी समय हमें नेताजी की उपाधि बच्चों ने दे दिया था। हाँ, मेरी नेताजी की उपाधि छात्र जीवन की है। जनरली सांसद जी, जब कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो एक एजुकेशनल मोटिव होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं। नहीं, मेरा मोटिव कुछ नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि मैं कितना जल्दी मेरा नाम हो जाए, और कितना जल्दी लोग मुझे जान जाए। महत्वाकांक्षा। हाँ, तो एक चीज की महत्वाकांक्षा थी, और मैंने सब्जेक्ट चुना कि कैसे लोग मुझे जानेंगे। अच्छा। और सब्जेक्ट आज दुर्भाग्य से जो आरोप मेरे ऊपर लगा है छेड़छाड़ का, सबसे बड़ा विरोधी मैं उसी का रहा हूं। उसको लेकर के भी मेरे छात्र जीवन में कम से कम 5-7 मुकदमे हमारे ऊपर लिखाए गए, और कई बार जेल जाने का मौका मिला, लेकिन मैं लौट करके आता था, फिर वही करता था। मैंने विरोध करता था, विरोध में पिटाई भी करता था, जमकर पिटाई करता था। मेरी पहचान ही यही थी
रोज जाते जाते हमको लोग बता देते थे कि आपके जाने के बाद फला लड़की के साथ बदतमीजी हुई है। हम पूछते थे भाई क्यों, और संतुष्ट ना होने पर सेवा करते थे उनकी। जनरली देखा जाता है कि जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले लड़के होते हैं, अगर इस तरह के लड़ाई झगड़ों में संलिप्त होते हैं तो माँ बाप डांटते फटकारते हैं और मार पिटाई भी करते हैं। क्या आपने कभी माँ बाप के द्वारा ये डांट पिटाई उस दौरान झेली? हमारे माँ बाप ने कभी हमने अवसर नहीं दिया कि हमको डांटे। अच्छा। क्योंकि मेरा सिद्धांत था गरीब और शरीफ। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि हमारे माँ बाप ने हमसे बोलना बंद कर दिया हो या कहा हो कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि मैं एकदम अपना एम लेकर चल रहा था। तो माँ बाप की क्या ख्वाहिश थी उस समय? आपकी ख्वाहिश क्लियर थी कि मुझे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, लेकिन परिवार की भी ख्वाहिश होती है। बच्चे के लिए इंसान हमेशा सेफ सोच के चलता है कि मेरा बच्चा जहां रहे वो सेफ रहे, बवाल से दूर। जैसे आपने कहा कि आप यहाँ से चले गए, आप अचीवमेंट के लिए गए, लेकिन माँ बाप कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि मेरा बच्चा सेफ रहे। तो उनकी क्या उस समय सोच थी? जैसे माँ बाप के मन में यह तो नहीं था कि हमारा बेटा नौकरी करेगा। अच्छा, उनको भी क्लियर था? क्लियर था, क्योंकि उस समय भी यहाँ के 7-8 ऐसे गांव हैं जहां पर मेरी खेती पहले से थी और एक अच्छी स्थिति में आप कह सकते थे, किसान के रूप में अच्छी स्थिति में थे। तो कम से कम उनकी कल्पना ये नहीं थी कि ये नौकरी करेगा। और फिर जो मैंने लाइन चुनी वो मैंने स्वयं चुनी जी। और उसमें हमारे माँ बाप ने कभी हमारा विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं अगर किसी गरीब को या किसी शरीफ को या किसी के साथ अन्याय हो जाए तो मैं 2 मिनट नहीं लगता कि मैं माफी मांगने में देर नहीं करता। और अगर ना माफी मांग पाया हो तो मैं अकेले रो लिया होगा कि मेरे से गलती हुई है, और शायद वही कारण है कि आज यहाँ बैठा हूं। पहला आप तमाम बार से लोकसभा सांसद हैं, क्या पहला चुनाव आपका लोकसभा चुनाव ही था या उससे पहले भी आपने छात्र जीवन के बाद? हाँ, छात्र जीवन के बाद 87 में मैंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। तो यहीं पर गन्ना समिति का एक चुनाव था और जब मैंने गन्ना समिति का पर्चा भरा तो आपके गांव के बगल के ही हनुमान सिंह सुधाकर पत्रकार अभी जिंदा हैं और प्रेमी जी पत्रकार अभी जिंदा हैं। शाम को सुबह ही, आज शाम को मैंने पर्चा भरा, सुबह ही एक सूबेदार सिंह दरोगा होते थे, वो आ गए और उन्होंने कहा कि कप्तान साहब ने आपको बुलाया है। हमने कहा भाई देखिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं लोग कहेंगे कि गिरफ्तार करके लाए गए हैं। तो हमने समय दिया कि 3 बजे शायद 4 बजे कि मैं आऊंगा। मुझे अंदेशा हो गया था, क्योंकि गोंडा जिले में उस समय प्रमुखी का चुनाव लड़ना हो, गन्ना का चुनाव लड़ना हो, तो एक आदमी से आशीर्वाद लेना पड़ता था जिसका नाम था आनंद सिंह। मैं समझ गया क्या मामला है, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए उनको भेजा कि भाई देखो हमको कप्तान साहब ने बुलाया है। उस समय टेलीफोन नहीं होता था, मैंने बुक कराया और वही मुझे दिखाई पड़े। हमने कहा आप लोग बैठे रहिएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो लोग पहले से जाकर के बैठे थे और जब मैं गया तो थोड़ी देर के बाद ही कप्तान साहब ने मेरे से बदतमीजी शुरू कर दी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि बिना राजा के मर्जी के चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा लोकतंत्र में, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर मैं पात्र हूं तो इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो इसी पर उन्होंने मुझे गाली दे दिया। अच्छा। और गाली दे दिया तो मैंने भी कुछ किया। क्या किया आपने? मैंने पिस्टल निकाल ली। अच्छा। उन्होंने कहा काउंटर करेंगे, कल तुम्हारा चौराहे पर काउंटर करेंगे। हम कहा तुम कल करोगे, मैं आज कर रहा हूं तुम्हारा। यही वर्ड? यही वर्ड। हनुमान सिंह से पूछ लीजिए, आपके पड़ोसी हैं। हमने कहा आप करोगे, हम करेंगे, कल करोगे, हम आज कर रहे हैं। और उसके बाद हम चले आए। डर नहीं लगा? अरे डरने क्या बात है, डरने क्या बात है। आप बता रहे हैं कि राजनीति आपके विरुद्ध थी। डरने वाली बात नहीं थी। अब क्या, जनरल ने क्या था, यही था कि जेल भेज देंगे तो जेल तो
जाने वैसे जाते थे, टहल कर चले आते थे। जेल का डर रह नहीं गया था, क्योंकि जब ठान लिया तो ठान लिया। और आए 33 वोट थे उस समय। मंजू सिंह भी उस समय वोटर थे। अच्छा। जीतन सिंह वोटर थे। अच्छा। 33 में 27 पकड़ लिए गए। अच्छा। और जब वोट पड़ा तो उस समय एसपी भी बैठे थे, डीएम भी बैठे थे, और 33 में 27 वोट मुझको मिले। अच्छा। और 6 वोट राजा साहब को मिले। वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब एक पक्षीय जीत हुई। एक पक्षीय जीत हो गई, थे वहां, वोट हमको दिए, एक पक्षीय। और उसी समय जो जिले के लीडर थे, जैसे गोंडा बलरामपुर एक था, बाबू महेश्वर दत्त सिंह थे, हनुमान तिवारी थे, बन्ने का थे, जो राजा के विरोध में राजनीति करते थे, उनका सबका ध्यान मेरे ऊपर गया। तो ऐसी क्या घुट्टी पिलाई आपने कि सब रातों रात बदल गए? मैंने कोई गुट्टी नहीं पिलाई, मैं काम करता था ना। अच्छा, आपसे प्रभावित होकर? हमसे प्रभावित होकर के हमने कोई गुट्टी यारी, कोई नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं। लेकिन मेरे जो जैसा है कि आप कुछ भी करते हैं तो सबको पता होता है। आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता है, सबको पता होता है। वो प्रशासनिक दबाव डाल रहे थे, पुलिस का दबाव डाल रहे थे, परिवार वाले हमारी तरफ से दबाव डाल रहे थे, क्षेत्र की जनता हमारी तरफ से दबाव डाल रही थी, गांव हमारी तरफ से दबाव डाल रहा था। अंत में जब रिजल्ट आया तो 33 में 27 वोट हमको मिले और 6 वोट उनको मिले। वहीं से पूरे जिले के लोगों की निगाह आपके ऊपर, हमारे ऊपर पड़ी। फिर उसके बाद में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा। तो जिस सिद्धांत पर मैं लड़ा था कि जो वोट देना चाहेगा वो दे ही देगा, तो मैंने किसी को रोका नहीं, किसी को बैठाया नहीं। और फिर ऐन वक्त पर आनंद सिंह ने हमारे एक वोट को उन्होंने रोक लिया, वोट नहीं डालने दिया, और प्लानिंग किया। हम लोगों के पास प्लानिंग नहीं थी, इलेक्शन लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, तो 2 वोट से मैं चुनाव हार गया। एमएलसी? नहीं, एमएलसी वाला नहीं, ब्लॉक वाला चुनाव हार गया। उसके थोड़े दिन के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन, उसकी शुरुआत हुई। अयोध्या से मेरा नाता था, मैं अयोध्या से जुड़ गया, आंदोलन से जुड़ गया। फिर 89 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ा, और संजोग कहिए कि 14 वोट से मैं चुनाव हार गया। और जिस दिन मैं चुनाव हारा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब सीधे राजा से मुझे लड़ना है। अच्छा। अब चेलों से नहीं लड़ेंगे, डायरेक्ट फाइट। हाँ। और लोग रो रहे थे, पूछ रहे थे कि रो रहे थे। हमने कहा चिंता मत करो, एमपी का चुनाव लड़ेंगे। मुझको लोगों ने पागल करार दे दिया कि ये पागल हो गए, राजा के मुकाबले एमपी का चुनाव लड़ेंगे। और फिर मैं चुनाव लड़ा, और सन 1991 में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सन 1991 में गोंडा संसदीय क्षेत्र से पहला चुनाव विधान परिषद के बाद, क्योंकि मैं 2 चुनाव लगातार हार चुका था, एक ब्लॉक प्रमुखी का और एक एमएलसी का, और दोनों में राजा के कारण हारा था जी। तो मैंने उसी समय तय कर लिया कि अब चेलों से नहीं लड़ेंगे, सीधे इन्हीं से लड़ेंगे। और संजोग ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट भी दे दिया। पॉज देता हूं मैं आपको, इसी बात पे पॉज देता हूं। 2 चुनाव इंसान हार चुका है, ब्लॉक प्रमुखी हार चुका है, एमएलसी चुनाव हार चुका है, उसको सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पे दिया? आपके अंदर मतलब क्या टिकट पे रार नहीं हुई अन्य नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के? थोड़ा सा उस कहानी में जाइए। आज तक मेरा नाम सर्वसम्मति से गया। अडवाणी जी, अटल जी, अशोक सिंघल, पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरे संत महात्मा, किसी ने टिकट मांगा ही नहीं, और मैंने भी मांगा नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। केवल बातचीत के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, फाइनल कर दिया। और आप प्रश्न किए हैं तो ये भी मैं बताता हूं, आज तक मैंने पार्टी में कभी एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे टिकट दिया जाए किसी भी चुनाव में। अगले चुनाव में देश के अंदर शायद 2 या 3 लोग ही हैं जिनके खिलाफ कोई टिकट नहीं मांगा था पार्टी में, उसमें से एक मैं भी हूं। और इसके लिए हमको बधाई नड्डा जी ने और अमित शाह दोनों ने दी कि
कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें किसी ने टिकट ही नहीं मांगा। अब चलते हैं, टिकट आपका फाइनल हो चुका पहले चुनाव में, संसदीय चुनाव में। टिकट मिलने के बाद क्या मन में यह आया था कि सिर्फ स्ट्रांग लड़ाई लड़नी है, राजा को चुनौती देनी है, या जीत के प्रति आश्वस्त? मेरे समर्थक भी जानते थे कि ये चुनाव हारेंगे, और आप क्या चाहते थे? और हम जानते थे कि ये चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि राम जन्मभूमि आंदोलन में मैंने इतना दौड़ा किया था, गांव-गांव की मैंने नस देख ली थी, और जो साकेत के समय या बचपन से जो मेरा कार्य व्यवहार था, उसका इतना असर था कि गांव में यूथ जाते ही यूथ और छोटे-छोटे बच्चे ऐसे लिपट जाते थे मुझसे। और जिस गांव के छोटे बच्चे किसी भी नेता से लिपट जाएं, वो गांव, वो नेता नहीं हार सकता है। वो बच्चे वोटर नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं, अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप गांव में जाएं और छोटे बच्चे, तुतलाने वाले बच्चे, मतदाता नहीं, अगर आपके साथ लग गए तो आप ये मान लीजिएगा कि आप चुनाव नहीं हार सकते, क्योंकि वो बच्चे परिवार की बात सुनते हैं, वो बच्चे समाज में जो चर्चा होती है उसको सुनते हैं, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सबसे निष्पक्ष ओपिनियन कोई राजनीति में बनाता है तो बच्चे बनाते हैं, यूथ बनाता है। सांसद जी अब तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। जी जी, और लंबी लंबी लग्जरी कार से चलते हैं। हाँ, पहले से शौक था। लेकिन जब प्रथम चुनाव था उस समय किस तरीके से कैनवासिंग होती थी, कैंपेनिंग होती थी? मैंने एक हनुमान रथ बनाया जी। मुझे पक्का विश्वास था कि जो है मुझे टिकट मिलेगा जी। तो मैं गया, कुछ सुरक्षा कारणों से एक छोटी बस खरीदा, और बस खरीद करके मैं ठीक करा रहा था, और ये था कि भाई इस पर चलेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा और 12-14 सीट होगी। और जिस दिन मेरा रथ बन करके तैयार हुआ, मतलब बस, तो उसी दिन चुनाव डिक्लेयर हो गया। अच्छा। और मैं लखनऊ पहुंचा, और उसी दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ, मेरा टिकट भी डिक्लेयर हुआ, तो उसी बस पर मैंने लिखा दिया हनुमान रथ। अच्छा। और फिर मैं उसी से पूरे चुनाव में कैंपेन करता था। गांव की सड़कों की हालत तब इतनी अच्छी नहीं थी, है ना? और टाटा की गाड़ी थी, बड़ी मजबूत थी, सब जगह कुदा देते थे, गांव कुदा। हाँ, उसी हनुमान रथ से चलते। टाटा की गाड़ी थी, तब तो रास्ते बहुत खराब थे, लेकिन अब 10-20 रोज की बात थी, महीना भर की बात, कुदा देते थे। और फिर मैं ज्यादा गांव में पैदल चलता था, गांव कवर करता था, 4-5 गांव, एक गाड़ी खड़ी कर दी, 4-5 गांव। स्टेमिना बहुत था, जैसे आज दौड़ते हैं वैसे दौड़ते थे। तो इस गांव के लोगों को लिया, आधे रास्ते से वो लौटाए, ऐसे में 5-7 गांव, और वो जनता चुनाव लड़ रही थी, वो जनता चुनाव लड़ रही थी। तो पहली बार जब चुनाव हुआ, आपका पहला लोकसभा चुनाव, आपको जीत हासिल हुई। जीत आपको जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा था, कहीं ना कहीं अपेक्षित थी, आपके मन में अपेक्षित थी। लेकिन वो जब जीत हुई, उस दिन को जाते हैं जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, थोड़ा सा उस दिन की बात करते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, क्या विश्वास हुआ, किस तरह की भावनाएं मन में दौड़ रही थी? और जब वो चुनाव अधिकारी जब रिजल्ट की घोषणा करते हैं, चारों तरफ हल्ला हो जाता है। पहले तो बैलेट से काउंटिंग हुआ करती थी, पूरा दिन लग जाता था। उस दिन के माहौल की बात करें। देखिए, एक तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं चुनाव जीतूंगा। फर्स्ट राउंड से ही रुझान शुरू हो गई आपके फेवर में। हाँ, फर्स्ट राउंड से ही रुझान शुरू हो गई, चुनाव जीता। लेकिन जैसे पेड़ फल लगने के बाद डाली झुक जाती है, तो मैं गंभीर हो गया। अच्छा, परिवर्तन आया। हाँ, तुरंत। और फिर मैंने ये समीक्षा करना शुरू किया, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत कुछ देखा था कि हम किसी की 10 बार मदद करें, और मेरी जब जरूरत पड़े तो लोग कह देते थे, हम तो आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन राजा साहब को हम नहीं छोड़ सकते, नाराज नहीं कर सकते, हम नाराज नहीं कर सकते। तो इसलिए कि हम सामान्य परिवार से थे, वो राजा थे। तो मैंने उसी दिन से समीक्षा शुरू की। पहली बार किसी चैनल पर बोल रहा हूं, मैंने पहले उसी दिन से समीक्षा की कि मैं राजा तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं कौन सा काम गोंडा की जनता के लिए करूं कि आने वाले समय में यदि किसी गांव में राजा का लड़का जाए तो लोग कहें कि राजा का लड़का आया था, तो
कौन सा काम मैं करूं कि लोग अपने आप बोलें कि नेताजी का लड़का आया था। मतलब राजा के बेटे से मेरे बेटे की जो तुलना हो, तो जो पहचान का संकट मुझे आया वो ना आए। और इसीलिए मैंने सन 1992 में 3 विषय चुने, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। मैंने 3 विषय चुना, पेड़ पालो और पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य मेरा प्रिय विषय था। 3 विषय लेकर के मैं उसी दिन से 92 से शुरू किया। उस समय गोंडा बलरामपुर एक होता था, दोनों जिले मिलाकर के 2 डिग्री कॉलेज थे। मतलब 2 डिग्री कॉलेज, एक बलरामपुर में एक गोंडा में, और दोनों कॉलेज किसी राजनीतिक व्यक्तियों ने नहीं बनवाए थे, एक डीएम थे उन्होंने बनवाए थे। और वो 3 विषय जो मैंने चुना, वो 3 पर आज भी चल रहा। फोकस है आपका? हाँ, फोकस है मेरा। कई बार इसी का क्रिटिसिज्म आप झेलते हैं और क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतने सारे डिग्री कॉलेज हैं और आपकी संपत्ति के ऊपर उंगली उठाई जाती है, डिग्री कॉलेज को आपके आय का साधन बताया जाता है। दुख नहीं होता कि मेरा इंटेंशन तो सही करने का था? देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो वो बताया जाता है, मैं उसको झेलता हूं, लेकिन एक तरफ मैं ये देखता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हुए या जिनको मैं पकड़ पकड़ घर से लाया हूं, कम से कम 5,000 टीचर, कम से कम 5,000 टीचर इधर 4-5 जिले में है मेरे, 4-5 हजार टीचर। तो कौन क्या कहता है मैं ये नहीं देखता हूं, मैंने किसके लिए क्या किया, और मैं पॉजिटिव देखता हूं। अब जैसे इसी खेल के क्षेत्र में आप जाइए, नंदिनी नगर में लिस्ट लगी हुई है, कम से कम 200 विद्यार्थी हैं जो खेल के, 200 लोग हैं जो खेल के कारण नौकरी पाए हैं रेलवे में। अभी 4 दिन पहले जो है बंगलौर में कोई ट्रायल था मिलिट्री में के बच्चों के लिए, हमारे अखाड़े के 6 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो मैं ये देखता हूं, क्योंकि ये सब दौर तो मैं बचपन में देख चुका हूं, दुनिया ये है साहब। हमने एक सिद्धांत अपना, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे वो देखना है और पॉजिटिव देखना है। आलोचना करते रहे ना, कर तो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। हम तो कहते हैं कल 1 हफ्ते में वोटिंग करा लें, 1 हफ्ते में नोटिस देकर 60 नोटिस देकर करा लें, और जिसको लड़ना हो लड़ जाए। तो हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, हमें ये मतलब नहीं है, क्योंकि आलोचना तो होगी, आलोचना तो भगवान राम की हुई है, आलोचना तो कृष्ण की हुई है, और समय भी होता है, समय की गति जो है ये सबका रथ रोकता है। लेकिन मैं पॉजिटिव देखता हूं, नेगेटिव में पॉजिटिव देखता हूं और उसी अनुसार काम करता हूं। पहली बार जब आप सांसद बने, अपेक्षित था, चुनाव आपने जीता, माता पिता जो परेशान हो चुके थे, तमाम बच्चों पे मुकदमे आप बता रहे थे, ऐसे बुरे हालात थे, अब खुशियों की बयार आई घर के अंदर। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक महत्वाकांक्षा आ गई थी कि जैसे राजा का बेटा की तरह घूमता है, तो वैसे ही मेरा बेटा घूमे या मैं घूमूं, उस एक प्रतिस्पर्धा मन के अंदर पैदा हुई। वो जो पावर जब आपके हाथ में आई, वो जब शक्ति जब हाथ में आई, तो माता पिता उस समय उनके दिमाग में, देखिए, ना तो मुझे कभी अहंकार हुआ, ना मेरे माता पिता को अहंकार हुआ। खुशी तो हुई? हाँ, खुशी के व्यापार। एक घटना मैं बताता हूं, मेरे पिताजी, हम लोग नवाबगंज में रहते थे शुरू में, मेरे पिताजी दूध लेकर के रोज यहां से जाते थे। एक रोज वो साइकिल पर टांग करके, मेरे पिताजी से कभी कार से नहीं चले, वो अंत तक साइकिल से ही चले। अच्छा। मेरे पिताजी दूध लेकर के जा रहे थे और किसी दरोगा ने उनको दूधिया समझ करके इसी नवाबगंज पर रोक लिया। अच्छा। दूधिया समझ करके रोक लिया और हमारे पिताजी चले गए। तब तक किसी सिपाही ने कहा कि सांसद जी के पिताजी। अच्छा। तो ना मुझे अहंकार आया और ना मेरे परिवार को अहंकार आया, और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सांसद बनने या विधायक बनने के बाद लोगों को क्या मिल जाता है। मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो और मेहनत करनी पड़ती है, और संघर्ष करना पड़ता है, और तनाव झेलना पड़ता है। और दीपक जी, जैसे लोग अक्सर पब्लिक से नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरे दरवाजे पर ये मान करके चलिए कि कम से कम 4-5 लोकसभा के लोग आते हैं, क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा है, दायरा है, बढ़ गया है, जान पहचान सब, और वो अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं।
और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनके दुख में भागीदारी बनती है, शामिल होना पड़ता है। और ये 100-200 आदमी से एक दिन जब आप बात कर लेना तो 15 किलोमीटर दौड़ लेते हैं आप, उतनी थकान नहीं होती जितना 100 आदमी से बात करने में होती है। लेकिन मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं, और जो भी बन पड़ता है वो करता रहता हूं। अब लोगों की समस्याएं समाधान करने के बाद भी ऐसा अवसर आया कि हमारी ही सरकार थी और हमारा ही एसपी हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, एक डीआईजी हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, और डीआईजी इतना विरोध किया कि एक चुनाव मुझको हरा दिया, खुद आकर के चुनाव हरा दिया। संजोग से एक चुनाव में हारा भी हूं। कब की बात है? मैं ये हारा हूं 2008, एक चुनाव हरा दिया। और उसमें पुलिस की भूमिका? पुलिस, अरे लंबी कहानी हो जाएगी, उसी ने हरा दिया। लेकिन 13 महीना बाद फिर मैं इलेक्शन हुआ और फिर मैंने चुनाव जीत लिया, जितने जीतता था जीत लिया। तो अब इसमें कभी कभी अधिकारियों से भी तनाव हो जाता है, कभी कभी, क्योंकि हम तो पब्लिक के आदमी हैं, हम तो भाई झेलेंगे, लेकिन अधिकारी नहीं चाहता है कि आप उसको ज्यादा समस्या दो। छोड़ने का मन नहीं करता कभी? इतना तनाव, 100-200 लोग रोज उनकी बातों को, जैसे आपने कहा कि आप शामिल होना पड़ता है। हाँ। आप तभी समझ पाएंगे, वरना अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जब तक आप डूबेंगे नहीं उसमें तो 5000 टीचर्स, मतलब इतने सारे छात्र, राजनीतिक संलिप्तता, तमाम हाईकमान के लोग बैठे हुए हैं, राज्य सरकार में इतने सारे लोग हैं, संगठन के इतने सारे लोग हैं, उसके साथ ही राष्ट्रीय कुश्ती संघ, उसमें आप इन्वॉल्व, इतने सारे पहलवान आपके यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे तनाव रहता होगा। और हर कोई व्यक्ति, जैसे कई बार लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, इतना हेडेक नहीं ले सकता। आपके साथ भी एक्सपीरियंस होता है कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं। ये जीवन भगने का नाम नहीं है। वो गुरु मंत्र क्या है फिर? जीवन भगने का नाम नहीं है, जीवन संघर्ष करने का नाम है। जो भग गया वो मर गया। क्या चीज है जो मोटिवेट करती है आपको? हम अध्ययन करते हैं, आप लोग जैसे लोगों से मिलते हैं और सलाह भी लेते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। और जीवन जो है ये भोग करने के लिए नहीं मिला है, संघर्ष करने के लिए मिला है, लोगों की भलाई करने के लिए मिला है। अब भलाई में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि हम ही देवता हैं एकदम, बिल्कुल हमसे कभी गलत हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं गलत का विरोधी हूं। इस दौरान जैसे भी हमने पीछे देखा था, आपके ऊपर आरोप लगे थे, मतलब ऐसे आरोप, जैसे आपने कहा कि छात्र जीवन में ऐसे अपराधों के विरुद्ध आप लड़ाई झगड़ा करके जेल गए, उसी तरह का अपराध आज आपको झेलना पड़ रहा है। सब जुडिस है मैटर, मैं उस मामले के सही गलत के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन चूंकि आपकी सोच उसके बिल्कुल विरुद्ध में है, दुख नहीं होता कि मतलब ये क्या हो रहा है? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा उनका। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से 11 महीने से पूरे प्रकरण को मैं फेस कर रहा हूं जी, और पहले दिन कहा था कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कोई गवाह लाओ, कोई फोटोग्राफ लाओ, किसी को मैंने फोन किया हो वो ले आओ, एसएमएस करना मैं जानता नहीं हूं वो ले आओ, वीडियो कॉल किया वो ले आओ। और 11 महीना हो गया साहब, अभी तक कुछ नहीं है। 11 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं है। और शायद इसीलिए मैंने, देखिए, आप अपने जीवन की समीक्षा, जब मैं फर्स्ट बार सुना, एयरपोर्ट से उतरा और फर्स्ट बार सुना कि ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो मेरी जगह पर दूसरा कोई आदमी होता तो दूसरी फ्लाइट से टिकट लेकर के इधर चला आता। मैंने तुरंत कहा नहीं, मैं आ रहा हूं। मीडिया को आपने फेस किया? हाँ, मीडिया को मैंने फेस किया, में बुला के हाँ, बैठाया। और फिर मैंने उनसे कहा, वो उस समय भी कहा था किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कोई सबूत लाओ, कुछ हुआ हो तो लाओ। 11 महीना हो गया था। कुछ चीजें मैं कुछ चीजें नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 11 महीना हो गया, अभी कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपने, जब मुझे पहले पता लगा कि नहीं ये है, तो मैं अपने जीवन को पढ़ नहीं सकता हूं। अगर मुझे बचपन में किसी के साथ झगड़ा किया हूं ये याद है, तो मैंने किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार किया मुझे याद नहीं है। कितना देर लगेगा अपने आप को पढ़ने में। और इसीलिए सब लोग कहते थे कि क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा था, लोग मुझको मना करते थे, हमने कहा नहीं मानेंगे। गुस्सा आता था?
नहीं, हमने कहा नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे। गुस्सा क्या गुस्सा, ठीक है। देखिए सोच में ही नहीं है जो। देखिए क्या है, अभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ ग्रह नक्षत्र का भी फर्क होता है, कुछ समय का चक्र होता है, और ये ग्रह नक्षत्र ऐसे शक्तिशाली होते हैं कि राम का राज्याभिषेक रोक दिए थे, कृष्ण की गति को रोक दिए थे। वही मेरे साथ हुआ और मैं फिर ऐसे घूम रहा हूं, और मैं नहीं समझता हूं कि देश के अंदर मेरी लोकप्रियता घटी हो। इस प्रकरण में भी मेरी लोकप्रियता बढ़ी है, क्योंकि आज ये एक इतना सस्ता हथियार हो गया है, इतना सस्ता हथियार हो गया है। अभी बिना नाम लिए मैं बताना, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक गांव में एक जिला पंचायत सदस्य थे। एक सज्जन ने अपने बेटी से आरोप लगवा दिया गांव के झगड़े में, इन्हीं के पड़ोस का मामला है। शादीशुदा बेटी से आरोप लगवा दिया। अब वो जमानत से छूट करके आए तो उन्होंने किसी महिला से लगवा दिया। आज गांव में छोटी छोटी बात को लेकर के खड़ा कर देते हैं। इस देश के शंकराचार्य के ऊपर लगाए, चीफ जस्टिस के ऊपर लगाए, पत्रकारों के ऊपर भी लगा। एक हथियार हो गया है। हम ये नहीं कहते कि 100 की 100% घटनाएं गलत होती हैं, कुछ सत्य भी होता है, महिलाओं के साथ अपराध बिल्कुल होता है, लेकिन बिना मर्जी के जो है, क्या कहें आपसे कि संभव नहीं है। लेकिन ब्रिजभूषण जी, जैसे आपने मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 16 वर्ष की आयु थी आपकी, आपको अपराध पता नहीं था और जेल में डाल दिया गया। 7 दिन रहे। 7 दिन जेल रहे। 11 महीने पहले भी यही हुआ। आपके हिसाब से अपराध किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नेशनल मीडिया, जिसको मीडिया ट्रायल कहा जाता है, मीडिया ट्रायल करके आपको गुनहगार बता दिया गया और आपकी बलि मांगने की डिमांड चारों तरफ होने लगी। हाँ, हुई। तो जो दुख उस 16 साल के बच्चे को हुआ था, इस ब्रिजभूषण को भी वही दुख हुआ। देखिए, मैं या मजबूत हो चुके, आप लोहा हो चुके हैं। बहुत कुछ देख चुका हूं। मैं 6 भाई था और इस समय अकेला हूं, तो मैं बहुत कुछ देख चुका हूं और मैं पॉजिटिव हूं। पॉजिटिव में मैं उसमें ये निकालता हूं कि इसमें अच्छा क्या होने वाला है, और उसको मैंने निकाला और मैंने फेस किया, और ये आने वाले समय में फेस करेंगे। आज जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आज आप जाकर के हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है। साहब, उनको कोई बुलाता नहीं है, फॉलोअर्स घट गए। जाते थे तो 5 लाख की विदाई होती थी उनकी, आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं। हमारी नहीं घटी, उनकी घट गई। हमको तो हरियाणा से बुलावा आता है, जाते भी हैं, हर जगह से बुलावा आता, जाते हैं, क्योंकि मैंने फेस किया। और पहले लगता था कि नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन अब लगने लगा लोगों को। मीडिया, वही मीडिया जो लगभग 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक मेरे एकदम खिलाफ थी, वो मीडिया भी 6-7 दिन के बाद पलट गई थी, क्योंकि वो मीडिया कहने लगी भाई कुछ तो लाओ, अकेले में कहने लगी कुछ हो तो लाओ। अब आप देखिए, फिर वो एक ब्रेक आ गया। 18 जनवरी को धरना बैठा था, वो ब्रेक आ गया, और उस समय मैंने एक कैसेट, जो हमारी ये खेल मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी, जी। उसमें मैंने एक कैसेट जमा किया है, जिसमें एक सज्जन है जो कहते हैं किसी से कि कोई लड़की इंतजाम करो, आपके वाले मैटर के। हाँ, मैंने जमा किया हुआ है, लड़की इंतजाम करो। पैसा देने की बात करते हैं, और उसके बाद 3-4 महीने बाद वो सब खोज खाज करके एक नई तैयारी के साथ फिर आए। उस समय FIR कराना था, जाकर करा देते, उस समय उनके पास था ही नहीं कुछ। तो एक ब्रेक आया, काफी दिनों लंबा ब्रेक आया, फिर दोबारा आए तो बड़ी तैयारी के साथ आए, और लड़कियां लेकर के आई, और लड़की नहीं मिली तो अपनी पत्नी लेकर के आ गए। जब लड़की नहीं मिली तो अपनी पत्नी लेकर के आ गए, अपनी साली लेकर के आ गए, और 11 महीने हो गया, ना फोटो, ना ऑडियो,
ना वीडियो ना टेलीफोन का कोई रिकॉर्ड, फांसी दे दो। इस दौरान परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? फुल सपोर्ट रहा, परिवार और मेरे क्षेत्र की जनता बम बम कर रही थी। मेरे क्षेत्र की जनता दुखी तो होगी लेकिन। अरे कोई दुखी नहीं, मैं जनता दुखी में थे। तो 2 दिन दुखी थे, 2-3 दिन तो दुखी थे। लेकिन जब 3 दिन के बाद मैंने जो है एक इंटरव्यू दिया था, दिबांग, हाँ, दिबांग को इंटरव्यू दिया, और फिर पर्सनली जब लोग आकर के मुझसे मिले, कोई मिला, पूछा, जब मैंने अपने लोगों को बताया कि आप निश्चिंत रहो, तब मेरे लोगों का और मेरे क्षेत्र की जनता, क्या मेरा गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश, और आपने ये देखा होगा हर मजहब मेरे साथ खड़ा था जी। और खड़ा है। मेरे मामले में मजहब नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, लेकिन मुसलमान आगे आए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हाँ है कि आपकी राजनीति शुरू हुई राम मंदिर आंदोलन जी। से। उसके बावजूद आप क्लेम करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग, और देखा भी जाता है सोशल मीडिया हाँ। वगैरह पे, हम लोग जैसे वीडियोस वगैरह डालते हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के, जो आपके सपोर्ट में है। ये कैसे संभव है? ये तो हमने राजनीति करके सब लोगों ने बांट